नमस्कार भाई सभी को। गुरुकुल दर्पण 60 के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम हिंदी की कक्षा लेकर आए हैं अपना वही पुराना बिंदु और प्रकरण शब्द विचार। इसके दो भाग बच्चे आप पीछे पढ़ चुके हो और इसका तीसरा और अंतिम भाग आज हम करेंगे। उम्मीद है पीछे जो आपने किया वो समझ लिया होगा अच्छे से। तो आज भाग 3 की चर्चा करेंगे शब्द विचार में। दो ही वर्गीकरण बचते थे बेटा हमारे, तो शब्द विचार पर आज आपकी अंतिम कक्षा रहेगी। ये बिंदु आप आज पूरा कर पाएंगे इस कक्षा में, तो जुड़ जाइए। देखिए शब्द विचार में हम 3 वर्गीकरण पढ़ चुके थे, वो सारांश के रूप में हम पीछे चर्चा कर लेंगे एक बार अंत में। तो अब देखिए जो बचे थे 2 बिंदु वो कौन से थे। 3 बिंदु हमारे हो चुके थे बेटा, तो एक तरह से चौथा बिंदु हमारा बचता था। चौथा जो वर्गीकरण हमारा बचेगा यहां पर वो देखिए व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द। हमने पीछे भिन्न भिन्न आधार पढ़े हैं शब्दों के वर्गीकरण के, तो उनमें से जो आधार आज बनेगा वो है व्याकरणिक प्रकार्य, अर्थात व्याकरण की दृष्टि में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां आपका उत्तर होगा कि जी व्याकरण के अनुसार शब्द हमारे कितने होते हैं, 2 ही होंगे। वो 2 कौन से थे? एक कहलाता है बेटा विकारी शब्द और दूसरा कहलाएगा अविकारी शब्द। व्याकरण की दृष्टि से शब्द 2 ही प्रकार के रहेंगे, विकारी और अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द कौन से होते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगी बेटा, किसी भी शब्द की परिभाषा रटने की बजाय यदि आप उन शब्दों को समझेंगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए जिन शब्दों में विकार आ जाए, विकार अर्थात बदलाव, किसी भी चीज में बदलाव आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, इसे विकारी है। तो जिन शब्दों में विकार आ जाएगा वो होंगे विकारी शब्द। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विकार किन के कारण आता है। पीछे चले जाइए आप, इसी बिंदु में शब्द विचार के बिंदु में मैंने आपको बताया था कि शब्द संरचना की कितनी इकाइयां होती हैं। तो यदि आपको याद हो शब्द संरचना की इकाई हमने चर्चा की थी 4 होती हैं बेटा। उसमें था उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। जब आपने रचना के आधार पर शब्द पढ़े ना 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, वहां हमने चर्चा की थी कि शब्द संरचना की इकाई कितनी होती है जी, 4 होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अर्थात रूढ़ शब्द के बाद हमारे पास ये 4 इकाइयां बचती हैं जिससे हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब यहां जुड़िए, यहां क्या चलेगा कि विकारी शब्द, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए तो आपको पता होना चाहिए विकार किसके कारण उत्पन्न होता है। एक शब्द में बदलाव, एक शब्द में विकार किस कारण आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों में बेटा ध्यान दीजिए लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाए, ये हो गई परिभाषा की बात। वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे जी, विकारी कहलाएंगे। तो बेटा विकार किसके कारण उत्पन्न हुआ, 4 इकाइयां आपने लिखी हैं। देखिए लिंग के कारण विकार आएगा, या वचन के कारण, या कारक, या जी काल। तो यहां एक प्रश्न बेटा आपका और भी बन सकता है क्या, कि जैसे आपने यहां पढ़ा था शब्द संरचना की इकाई कितनी हुई, 4 हुई, ऐसे ही आप पूछ सकता है पेपर में कि जो शब्द में बदलाव आता है यानी कि शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी होती है।
शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी होती हैं, तो यहां भी उत्तर आपका क्या होगा 4, और यहां भी उत्तर क्या था 4। अब देखो परिभाषा तो आप रट लेते हो, किसी विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलाव आ जाए, वो शब्द हमारे क्या हो गए विकारी। लेकिन जैसे ही पेपर में पूछा जाए ना कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी होती हैं, वहां बच्चों को लगता है कि हमने ये चीज तो कभी व्याकरण में पढ़ी ही नहीं। और मैं बार बार आपको यही कहती हूँ बेटा, ऐसी कोई चीज आपसे नहीं छूटेगी जो आपको हम कक्षा में न बताएं। केवल जरूरी ये है कि आप बातों पर ध्यान दीजिए। और यहां देखो, यहां परिभाषा रट ली आपने, परिभाषा भी इसी प्रकार से रटी थी कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, बदलाव। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी होती हैं। तो बेटा ये 4 नाम यहां लिखे तो थे, ये 4 नाम आपने रटे तो थे। और वहां ना समझ आने का कारण केवल एकमात्र यही था कि आपने यहां चीज को रट लिया। यदि आप यहां समझते ना तो ये प्रश्न भी आपका वहां हल हो जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भाई शब्दों में बदलाव किस कारण आ सकता है। या तो शब्द आप बदल सकते हैं लिंग के अनुसार, या वचन कारक या काल के अनुसार शब्द में बदलाव आएगा। और यदि वो शब्द इन इकाइयों के अनुसार बदल रहे हैं तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। अब यहां ये अ के योग में शब्द बना है विकारी, शब्द बन गया जी अविकारी। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, अ का प्रयोग जहां भी होता है वो नकारात्मक होता है, अर्थात वो अर्थ देता है नहीं के लिए। तो देखिए शब्द बन गया जो विकारी नहीं है, अर्थात जिनमें बदलाव नहीं आएगा। और बदलाव किसके कारण आ रहा था बेटा, ये 4 इकाइयां थी हमारे पास जिससे कोई भी शब्द बदल सकता है। तो अब ये देखिए जिनमें बदलाव नहीं आएगा, अर्थात जो शब्द परिभाषा की आवश्यकता नहीं है शायद, अब लिंग वचन कारक और काल के अनुसार जो शब्द न बदले, शब्द न बदले, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। ठीक है, तो केवल आपको ध्यान ये रखना है, विकारी होते हैं जो शब्द बदल जाएंगे, अविकारी जो शब्द नहीं बदलते। बदलते किन इकाइयों से है बेटा, या तो शब्द लिंग या वचन कारक या काल के अनुसार शब्दों में बदलाव आएगा। तो ये इकाइयां जहां होंगी वो विकारी शब्द, और ये इकाइयां जहां नहीं लगेंगी वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, अविकारी। तो व्याकरणिक प्रक्रिया कहती है, या व्याकरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के शब्द बने जी, विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी इनमें परिवर्तन 4 इकाइयों के कारण आता है। और पीछे जाइए, शब्द संरचना की इकाई भी कितनी थी, वो भी बेटा हमारे पास 4 ही थी। तो याद करने में आसानी रहेगी यदि आप चीजों को जोड़कर रखेंगे। अब देखिए विकारी शब्द कितने कैसे होते हैं और अविकारी कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, हमने शब्द को ही समझ लिया है। विकारी शब्द में बदलाव था बेटा, विकारी शब्द हिंदी में 4 होते हैं और अविकारी शब्द भी हिंदी में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैं कहूं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं, विकारी। विकारी अर्थात जिनमें बदलाव आएगा, और बदलाव किस कारण आएगा, लिंग वचन कारक या काल के अनुसार। अब संज्ञा शब्द कोई भी उठा लीजिए आप, जैसे मैंने शब्द लिख दिया लड़का, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, सबको पता है। क्या यदि कोई पूछे आपसे कि भाई ये शब्द विकारी है या अविकारी है, बेटा उस शब्द को देखिए, क्या किसी रूप से भी आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे इस शब्द का हम वचन बदलें, लड़के हो गया, ऐसे ही लिंग बदलें, लड़की, बदल गया, तो रूप बदल रहा है, तो कौन सा शब्द हो गया जी, विकारी शब्द हो गए। ऐसे ही सर्वनाम की हम बात करें, सर्वनाम शब्द जहां जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सबको पता है। जैसे मैंने लिखा मैं,
मैं सर्वनाम शब्द है, मैंने अपना नाम न लेके वहां क्या लिखा, एक सर्वनाम शब्द लिख दिया मैं। क्या ये विकारी है? मैं से मेरा हो सकता है, मुझे हो सकता है, मैंने हो सकता है, मुझसे हो सकता है। देखिए कितने रूप बन गए हैं इसी म से। तो ये शब्द भी क्या बन गया आपका, क्या कहलाया, विकारी। तो बेटा सारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द हिंदी में क्या होते हैं, विकारी होते हैं। आगे बात आई थी विशेषण की। विशेषण शब्द होते हैं बेटा इन दोनों की जो शब्द क्या बताएं, विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। राम अच्छा है या वह अच्छा है, तो राम संज्ञा, वह सर्वनाम। तो इन शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। अच्छा बोला, जैसे आपने अभी, अच्छा विशेषण है। अच्छा से अच्छे भी बन सकता है और अच्छा से अच्छी भी बन सकता है। शब्द का रूप ये था, बदलाव में आ गया तो विकारी शब्द है। ऐसे ही हम बात करें बेटा क्रिया की, जैसे मैंने कहा जा, जाऊंगा, ऐसे ही जाएंगे, जा रहा है, ये बदलाव आ रहा है काल के कारण। ठीक है, वचन भी बदल रहे हैं, काल के अनुसार भी बदलाव आ रहा है कि वो वर्तमान की बात कर रहा है या आगे भविष्य की बात कर रहा है। तो क्रिया शब्द भी क्या होते हैं, विकारी। तो बेटा चारों जो शब्द हैं ये आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हिंदी में ये शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द हमारे कितने हो गए, चार। और इन शब्दों में बदलाव की इकाइयां भी कितनी हो गई, चार। लिंग, वचन, कारक और काल। चीजों को जोड़ के रखिए, बहुत आसान चीजें हो जाती हैं बेटा जोड़ने से। धागे को मत टूटने दीजिए। व्याकरण में जो धागा आप उसमें मोती पिरोते जाइए, पिरोते जाइए, जब तक माला पूरी नहीं होगी आपको धागा नहीं छोड़ना है। तो बेटा ये भी चार थे, ये भी चार थे, ये भी चार है। इससे पहले शब्द संरचना की इकाइयां भी कितनी थी, चार ही थी हमारे पास। तो अविकारी शब्द बदलाव नहीं आएगा, किनके कारण नहीं आएगा जी, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार वहां बदलाव नहीं आएगा। कितने होते हैं, ये भी चार। देखिए एक शब्द होता है बेटा क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की क्या बताएंगे, विशेषता, नाम से ही हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया और विशेषण विकारी थे, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो शब्द क्या होगा, अविकारी। विचलित नहीं होना है। जैसे देखो शब्द लिखा मैंने, राम तेज दौड़ता है। विचलित नहीं होना है कि भाई आप यहां तो कह रहे थे क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, यहां आप इसको लिख रहे हो अविकारी में। वो अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे थे बेटा। ये शब्द अकेला बना है, एक शब्द बन गया है, दोनों को मिलाकर ये आपके अव्यय भी कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कह सकते हैं, अव्यय। ये भी यही अर्थ देगा, ए के योग में व, जो खर्च ना हो। 10 है तो 10 ही रहेगा, खर्च नहीं होगा तो बेटा वो अव्यय कहलाएगा, या इसी अव्यय को आप क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो बेटा क्रिया विशेषण देखिए क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, अब देखो इनकी क्या विशेषता होती है इन शब्दों की, ये क्रिया से पहले जुड़ेंगे। जैसे यहां दौड़ना, राम की क्या थी, क्रिया थी, इन्होंने, राम ने क्रिया की दौड़ने की, दौड़ने से पहले शब्द जुड़ गया तेज। ये तेज शब्द क्या है, विशेषण। और बेटा वो विशेषण जो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता, तो क्या बन गया आपका, क्रिया विशेषण। तो इस शब्द को ध्यान से देखिए, तेज शब्द को, कि क्या ये शब्द किसी भी रूप में बदलाव में आ सकता है, क्योंकि ये शब्द बेटा ज्यों का त्यों रहेगा। इसका लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी प्रकार से ये शब्द नहीं बदला जाएगा, ये खर्च नहीं होगा। अव्यय, अव्यय जिसे आप कह रहे हैं, तो ये शब्द आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तेज दौड़ता है, धीरे चलता है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इस प्रकार से ये शब्द बेटा आपके क्या हो गए, क्रिया विशेषण। अर्थात जो शब्द क्रिया से पहले जुड़ेंगे और क्रिया की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। कोई ना कोई विशेषता होगी उन शब्दों में क्रिया की, वो हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द। दूसरे होते हैं आपके विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक,
ये शब्द भी आपके बेटा अविकारी होते हैं। विस्मय, विस्मय होता है बेटा आश्चर्य, आश्चर्य बोधक होते हैं, बताने वाले। पूरा शब्द हमें समझ आ गया, जो आश्चर्य को बताते हैं वो शब्द। आश्चर्य को शब्द कैसे प्रकट करते हैं? आप कह देते हैं ना, वाह, अरे, छी, ये शब्द। अर्थात बेटा जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं वो शब्द होते हैं विस्मय आदि बोधक। और ये शब्द आश्चर्य को प्रकट करने वाले होते हैं। देखो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही बन रहा है, तभी मैं कह रही हूं शब्दों को समझ लीजिए, परिभाषा के पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो विस्मय आदि बोधक शब्द भी हमारे, देखिए ध्यान से देखिए इन शब्दों को, इन शब्दों में भी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये शब्द भी हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। तो तीसरे प्रकार के शब्द बचे आपके संबंध बोधक शब्द, संबंध को बताने वाले। जैसे मैंने आपको कह दिया, राम के बिना हनुमान नहीं चलेंगे। इस शब्द ने, के बिना शब्द ने इन दो शब्दों में बेटा संबंध जोड़ा है कि भाई जब तक राम नहीं चलेंगे ना तब तक हनुमान भी नहीं चलेंगे। राम के बिना, के कारण, की वजह से, इस प्रकार के शब्द जब दो शब्दों में संबंध जोड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। और ये शब्द भी हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अंतिम शब्द है आपके संबंध बोधक हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक शब्द बचते हैं बेटा। समुच्चय बोधक ये शब्द भी आपके कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द, जैसे इन शब्दों ने तो, संबंध बोधक ने तो किसको जोड़ा था? शब्दों को जोड़ा था। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं बेटा जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे राम खेल रहा है और मोहन पढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, इस और शब्द ने बेटा ये दो वाक्य जोड़ दिए। तो जहां वाक्य जुड़ते हैं वो स्थिति होती है समुच्चय बोधक की, और जहां आपके दो शब्द जुड़ते हैं वो कहलाते हैं संबंध बोधक। तो और, तथा, या, अथवा ऐसे शब्द होते हैं ये, और ये शब्द आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द भी हमारे कैसे है? विकारी है, इनमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इस प्रकार से आपके विकारी शब्द भी 4 और अविकारी शब्द भी 4। चिंता की बात नहीं है, ज्यादा विचलित नहीं होना है, मैंने एक बार आपको बस जोड़ दिया है। बाकी बेटा विकारी और अविकारी पूरे पूरे बिंदु बनते हैं हिंदी व्याकरण में, इनको बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द 2 होंगे, विकारी और अविकारी। विकारी कितने? 4, और अविकारी शब्द भी हमारे कितने होते हैं? 4। अब आगे बढ़िए, हमारा अंतिम वर्गीकरण शब्द को लेकर बसता है। वो वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। और अर्थ के आधार पर शब्द बेटा 2 विकल्प हो सकते हैं, 2 या 5। आपको 2 भी ध्यान में रखना है और आपको 5 भी ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे जी ऐसे कैसे है? तो बेटा देखिए, विकल्प में या तो 2 मिलेगा या विकल्प में 5 मिलेगा। ये नहीं हो सकता, अब आप ये नहीं कह सकते कि जी दोनों हो गए, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी बेटा ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि पेपर वाले को भी पता है कि यहाँ अर्थ के आधार पर जब शब्दों की चर्चा की जाती है कि वहां 2 भी पढ़े जाते हैं और वहां 5 भी पढ़े जाते हैं। देखिए 2 कैसे, पहले 2 की चर्चा कर लें हम। 2 प्रकार की जो बात की जाती है उसमें कहा जाता है जी 2 शब्द होंगे, सार्थक शब्द और दूसरे बनते हैं हमारे निरर्थक शब्द। जब अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए जाए? 2 प्रकार के।
वहां कहा जाता है कि शब्द जी दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब देखिए यहां अंतर क्या आया कि कई इस वर्गीकरण को नहीं मानते और वो सीधा कहते हैं जी शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। वो अंतर इसलिए आया बेटा, देखो सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ हो, जिन शब्दों का अर्थ हो वो तो आपके सार्थक हो गए। निरर्थक जहां अर्थ का अभाव होगा, निर उपसर्ग अर्थ देता है बेटा अभाव में, तो जहां अर्थ का अभाव होगा अर्थात जहां अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब कईयों ने इस स्थिति को मान लिया, लेकिन कई कहते हैं जब तुमने मुझे आरंभ में परिभाषा बताई थी कि शब्द क्या होता है, आपने कहा था कि जी वर्णों का सार्थक समूह, बिल्कुल आरंभ में हमने चर्चा की थी परिभाषा पर। वहां परिभाषा थी कि जी वर्णों का एक ऐसा समूह हो जो क्या दे, हमें अर्थ प्रदान करे। तो जब शब्द होता ही वही है जिसका अपना अर्थ होता है, तो आप इन शब्दों की चर्चा किस लिए कर रहे हो। इसलिए बेटा ये स्थिति थोड़ी अपवाद में चली गई, तो वो ध्यान रखिए, सार्थक शब्द जिनका अर्थ होगा, निरर्थक शब्द जिनमें अर्थ का अभाव होगा अर्थात अर्थ ही ना निकले। केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं वो देखिए। आपको हमेशा याद रखना है निरर्थक शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक के साथ होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि ये प्रयोग में आएंगे ना तो सार्थक के साथ प्रयोग में आएंगे बेटा, अन्यथा ये शब्द प्रयोग में नहीं आते हैं, क्योंकि जहां अर्थ ही नहीं होगा वो शब्द कैसे हो सकता है। कैसे प्रयोग में आते हैं, देखो साधारण सी बात लूं, जैसे आप कह दें कि आप चाय वाय पी लो, प्रयोग करते हो ना, रोज प्रयोग करते हैं ऐसे शब्द। खाना वाना खा के जाना, रोटी सोटी खा लो, इस प्रकार के शब्द बेटा हम रोज प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये शब्द था सार्थक, बिल्कुल अर्थ दे रहा था, लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या ये शब्द किसी अर्थ में है, नहीं है, लेकिन किसके साथ जुड़ गया, इस सार्थक के साथ जुड़कर ये शब्द भी प्रयोग में आ गया। तो निरर्थक शब्द बेटा प्रयोग केवल एकमात्र जगह है जहां कि इस जोड़े के साथ प्रयोग हो जाएंगे, सार्थक के साथ जुड़कर, अन्यथा बेटा इन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं इस शब्द को यहां से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ये शब्द मान लो मैंने लिखा ही नहीं है यहां, आप वाय पी लो, समस्या हो गई ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो और पिलाना क्या चाह रहे हो। तो बेटा ये स्थिति बन जाएगी। इसलिए याद रखिए निरर्थक शब्द यदि प्रयोग में है तो हमेशा किसके साथ प्रयोग में होंगे, सार्थक शब्दों में। तो जो दो प्रकार की बात होती है वो ये होती है सार्थक और निरर्थक। आप जो ये वर्गीकरण मानते हैं वो कह देते हैं कि सार्थक शब्द जी आगे चलकर 5 प्रकार के बनेंगे। इन सार्थक शब्दों को कितने प्रकार से बांट दिया गया, 5, और वो 5 बेटा यही 5 हैं जो सीधा इनको ना मानकर सीधे कह देते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं आपके एकार्थी शब्द, या तो इनको वहां याद रखो यदि प्रश्न हो ना कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां उत्तर दे सकते हो आप, 5 प्रकार के होते हैं। और यदि प्रश्न हो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो विकल्प में 2 ना हो तो वहां आपको मिलेगा विकल्प 1 5। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है कि एकार्थी शब्द, दूसरे शब्द होते हैं बेटा अनेकार्थी, तीसरे प्रकार के शब्द होंगे पर्यायवाची, जिन्हें आप समानार्थी शब्द के रूप में भी जानते हैं। चौथे शब्द होते हैं विलोम या विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। और 5वें होते हैं बेटा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द आपके रहेंगे। या तो इनको सार्थक के वर्गीकरण में रखा जाए या सीधी बात की जाए कि अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के शब्द कौन से हैं। एकार्थी नाम से ही हो गया, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है,
जैसे मैं आपको कह दूं बेटा कलम, कलम कहते ही आप समझ गए ना पेन की बात हो रही है। यहाँ कोई अलग अर्थ नहीं है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है या मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा जो शब्द एक ही अर्थ में होते हैं, जो रोज आप प्रयोग कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना, सबको पता है उनका एक ही अर्थ होता है, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाए? एकार्थी। अगला शब्द पढ़ा अनेकार्थी शब्द, नाम से ही हो गया। एक से अधिक अर्थ, से अधिक अर्थ वाले शब्द, वाले शब्द क्या कहलाए हमारे? अनेकार्थी कहलाए। जैसे मैं कह दूं, एक शब्द लिख दिया मैंने हार, अब जब तक मैं इस शब्द को वाक्य में प्रयोग न करूं आपको पता नहीं लगेगा कि ये शब्द किस अर्थ में जाएगा, क्योंकि बेटा इस हार का अर्थ गले का हार भी हो सकता है, इस हार का अर्थ पराजय भी हो सकता है। तो बेटा ये शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या कहलाया? अनेकार्थी। कनक की मैं बात करूं जी, क्या कनक क्या किस भाव में कहेंगे आप? गेहूं भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है। जब तक वही वाक्य में प्रयोग ना हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि कनक किस कनक की बात हो रही। तो बेटा वो शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं हमारे क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, छोटे से थे, चौथी पांचवी में पर्यायवाची शब्द पढ़ने शुरू हो गए थे। क्या होते हैं? इसकी परिभाषा होगी बेटा अनेक शब्दों का, यहां था एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, वो तो था अनेकार्थी। जैसे ये एक शब्द था, इसके अर्थ अनेक जा रहे थे बेटा, यहां क्या होगा? अनेक शब्दों का एक अर्थ जहां होता है वो होते हैं हमारे पर्यायवाची। जैसे देखिए मैंने कहा सरोज, पुंडरिक, पंकज, नीरज, सरसिज, अनेकों शब्द हो सकते हैं। समझ गए होंगे अब तक आप कि मैं यहां आगे कौन सा शब्द लिखने वाली। ये सारे शब्द, ये अनेक शब्द एक अर्थ दे रहे थे और वो शब्द था हमारा कमल। तो बेटा ये होते हैं आपके पर्यायवाची। आगे विलोम शब्द, उससे भी आप परिचित हैं। विलोम शब्द होते हैं बेटा उल्टे अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाएंगे। जैसे हम कहते हैं रात्रि, आप क्या कह देंगे? दिवस, या दिन रात। ठीक है, तो ये तत्सम का जोड़ा तत्सम के साथ चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि यहां रात्रि लिखी है तो यहां आप दिन लिख देंगे, ऐसी स्थिति बेटा विलोम में नहीं होती। यहां तत्सम है तो यहां भी तत्सम रहेगा, यहां तद्भव है तो यहां भी तद्भव ही रहेगा। इसी रूप में चलेंगे। ये समास, व्यास कह दिया। इस प्रकार से बेटा ये होते हैं विपरीत अर्थ वाले, आप जानते हैं, इनसे परिचित हैं। अगले शब्द बचे शुद्ध सम भिन्न अर्थ वाले शब्द। समझ गए? इसीलिए मैंने इसको टुकड़ा किया। श्रुत होता है बेटा सुनने में, सुनने में। सम का अर्थ होता है समान, भिन्न अर्थ, लेकिन कैसे हो? भिन्न अर्थ वाले शब्द। शब्द को ही तोड़ के देख लें, परिभाषा न रटें, ये बात मैं आपको बार बार बताती हूं। तो शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कौन से हो गए? जो शब्द सुनने में एक जैसे लगे, जिस समान लगेंगे, अर्थ क्या देंगे? भिन्न देंगे, वो हमारे शब्द होते हैं शुद्ध सम भिन्नार्थक। अर्थात बोलने में प्रतीत होता है कि जी ये शब्द एक जैसे हैं, लेकिन बेटा अर्थ उनका क्या होता है? अलग अलग होता है। वो होते हैं आपके शुद्ध सम भिन्नार्थक। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, मैंने दो शब्द लिख दिए, एक शब्द हमने लिखा अवधि और एक शब्द हमने लिख दिया अवधि। सुनने में तो एक जैसे लगे, लेकिन आपको भी पता है अवधि भाषा है और अवधि है समय, काल, कालांश भी। कितनी अवधि का पेपर था, कितने समय निर्धारित किए गए थे।
ऐसे ही शब्द बन सकता है प्रसाद और प्रासाद। खाते हो ना प्रसाद, मंदिर जाते हो प्रसाद मिलता है, तो बेटा ये हो गया भगवान का भोग। भगवान को जो भोग लग जाता है वो क्या बन जाता है, हमारा प्रसाद बन जाता है। प्रासाद होता है बेटा भवन महल, इस प्रकार से। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ क्या देते हैं, भिन्न भिन्न देते हैं। ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। ये शब्द भी आपको पढ़ने हैं, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इन शब्दों पर भी। तो बेटा ये था आपका शब्दों का वर्गीकरण, जो बहुत अच्छे से आपने पूरा किया है। आपका काम केवल इतना रहेगा बेटा, वो वर्गीकरण आपको याद करना है। उस वर्गीकरण में किस किस प्रकार के शब्द हैं, और परिभाषा को रटना छोड़ के, फिर से बोल रही हूं मैं, परिभाषा नहीं रटेंगे। और बेटा शब्दों को तोड़ना सीख लीजिए। जो भी शब्द मिले उसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए एक बार, दोबारा से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस जितनी भी 3 क्लासें हुई हमारी पीछे इस शब्द विचार के बिंदु पर, उसका सारांश मैं आज आपको दे रही हूं। सारांश रहेगा बेटा बिल्कुल छोटा सा शब्द विचार पर। इस सारांश का केवल एकमात्र उद्देश्य यही होता है, देखो पिछली क्लासों में भी मैंने आपको सारांश दिया है, क्योंकि बेटा किसी भी टॉपिक को यदि एक सार में आप देख लेते हैं, पढ़िए समझिए अच्छे से, लेकिन उसका निचोड़ अपने पास रखिए, ताकि कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसको एक बार फटाफट रिवीजन में ले सके। तो ये सारांश देखिए शब्द विचार पर। शब्द विचार में हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, और शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वर्गीकरण हमने किया जी 5 प्रकार से, और वो 5 प्रकार से देखिए, सबसे पहला बनता है स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के पढ़े यहां, 5। पहला वर्गीकरण जो हमारा बना था बेटा, स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उम्मीद है 5 समझ में आ गए होंगे। तत्सम संस्कृत के शब्द थे बेटा। तद्भव जो चले संस्कृत से थे लेकिन उन्हें रूप बदला, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए। देशज देश में जन्मे, विदेशज अन्य देश में जन्मे, वही शब्दों के टुकड़े आप देख लीजिए। और संकर शब्द है जी मिश्रण। किसका मिश्रण रहेगा ये मिश्रण है बेटा 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर जब एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ था, वो शब्द हमारे क्या कहलाए थे, संकर शब्द। तो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था, कैसे भी जो भी शब्द याद आए, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, या बेटा एक शब्द और ले सकते हो आप, संरचना के आधार पर। शब्द थे हमारे 3 प्रकार के। रूढ़ जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, यौगिक जिसमें शब्द संरचना की 4 इकाइयां प्रयोग होंगी, योगरूढ़ जिसमें बेटा आपका बहुब्रीहि समास होगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, विस्तार से पढ़कर किसी भी बिंदु प्रकरण को विस्तार से समझिए, विस्तार से पढ़िए, और फिर सारांश अपने तरीके से तैयार कीजिए हर टॉपिक का। रूढ़ शब्द बेटा टुकड़े नहीं हो सकते। यौगिक मैंने कहा शब्द संरचना की 4 इकाइयां अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से बनेंगे। केवल बहुब्रीहि समास नहीं होगा, और बहुब्रीहि समास हमारा कहां प्रयोग हो रहा था, योगरूढ़ शब्दों में। तीसरा वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे, 3। सामान्य जो नित्य आप प्रयोग करते हो बेटा, वे शब्द आपके सामान्य शब्द। तकनीकी, टेक्निकल वर्ड्स जिसे आप कहते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े शब्द। अर्ध तकनीकी वो शब्द थे जो तकनीकी होते हुए आम बोलचाल में शामिल हो गए थे, वो शब्द हमारे क्या बन गए थे, अर्ध तकनीकी शब्द बन गए थे। चौथा विकल्प है या चौथा वर्गीकरण जो आपका बना,
वो बना जो आज आपने पढ़ा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। शब्द हमारे होते हैं जी दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भी कितने पढ़े? 4 पढ़े। अविकारी शब्द भी कितने पढ़े? 4 पढ़े। ऐसे अगला वर्गीकरण बना 5वां, अर्थ के आधार पर। यहां आपको 2 विकल्प याद रखने हैं बेटा, आधार पर शब्द 2 भी होते हैं और 5 भी होते हैं जी। कारण मैंने आपको समझा दिया है कि दोनों कैसे बनेंगे। जो 2 कहेंगे वो कहते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं जी 2, ठीक है। फिर उन्होंने कहा सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं। जिन्होंने 2 वर्गीकरण में रखे हैं उन्होंने कहा सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं। यही 5 हैं बेटा जो सीधा कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्द 5। और वो 5 आपके कौन से हैं? एकार्थी, एक ही अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्द जब एक शब्द के लिए आ जाए, पर्यायवाची, विलोम, उल्टे अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले, और अंतिम था बेटा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ ना आया, ठीक है। तो बेटा ये वर्गीकरण कीजिए बहुत अच्छे से, और इस वर्गीकरण को समझने का प्रयास कीजिए। रटने से काम नहीं चलेगा। फिर से दोहरा रही हूं बात को, बेटा रटना नहीं है, शब्दों को समझिए और अपनी माला को बनाते जाइए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और आज ये बिंदु हमारा पूरा होता है शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से और कैसे कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।